Namaste. Good evening, one and all. Myself चेतन ललवानी, मैं DFC परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक पैनलिस्ट सेशन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस सेशन में हम लोग आपको 8th में स्टूडेंट्स जिन अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। उसका प्रिपरेशन कैसा करना है ये हम सब आपको बताएंगे, और उसके लिए क्या प्रॉपर चैनलाइज गाइडलाइंस है, ये सब चीज़ों के लिए हम आपको आज देने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमारे पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं मैथ्स फैकल्टी नवीन मोर सर। Yes, namaste sir. Good evening everyone. Myself Naveen. I am maths faculty in DFC. हमारे साथ केमिस्ट्री में जुड़े हैं देवदत्त झा सर। Hello, good evening everyone. Myself Devdutt. I am chemistry faculty in DFC. फिजिक्स का प्रिपरेशन और फिजिक्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमरेंद्र कुमार सर। Okay, thank you, sir, Chetan sir, and good evening, all of you, all the students. Okay, so my name is Amrendra Bhatt, and I am a physics faculty in DFC Institute. Okay, so I hope that this session will be very fruitful to all of you, and thanks for being with us. Okay. बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़े हैं अर्चना शेलके मैम। Good evening, Chetan sir. Good evening to all of you. Myself, Archana Shelke. I am a biology faculty at DFC. Thank you, sir. मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट से हमारे साथ जुड़े हैं संकेत लाहोटी सर। Thank you so much, sir. Good evening everyone. My name is Sanket Lahu. थैंक यू संकेत सर। हम एक एक करके सभी लोग आपको अलग एग्जाम्स के बारे में बताएंगे और प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, और आपके जितने भी क्वेरीज है उसके भी आंसर आपको देंगे। हमारे साथ हमारे दो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप स्टेट रैंक होल्डर्स है वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मैं उनको भी आपके साथ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सार्थक जोल और व्यंकटेश ठोटे। ये स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप आपके लिए आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले मैं नवीन मोर सर को इनवाइट करना चाहूंगा जो आज का वेबिनार आगे प्रोसीड कराएंगे। Yes, thank you sir. Thank you चेतन सर। चलिए बेटा, देखिए आप सभी के पेरेंट्स ने, आप सभी के बड़े भाई बहनों ने कभी ना कभी स्कॉलरशिप एग्जाम दी होगी। वैसे ही इस बार भी 8th में भी आपको 3 बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करनी है। उसमें सबसे मेनली 2 एग्जाम आती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और MTSC। अदर एग्जाम्स जो है बेटा उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है, जिसे कहते हैं बेटा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। स्कॉलर अपने आप में ही बहुत खास वर्ड है यार। स्कॉलर होना मतलब क्या, हर चीज वो बच्चे को आती है, बच्चा बाकी लोगों से आगे है, वो कुछ ना कुछ नया कर रहा है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप एग्जाम यही चीज चेक करने के लिए आपकी एग्जाम रखी जाती है। 5 से 6 साल पहले तक ये एग्जाम 7th में रखी जाती थी बेटा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इसको कंडक्ट करता है। बट अब से ये एग्जाम जो है ये 8th में रखी जाती है। यस, अब ये एग्जाम की एलिजिबिलिटी, अगर आपकी एज 14 साल है और आप महाराष्ट्र के किसी ना किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, यस, गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड, कोई भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उन सब बच्चों के लिए ये एग्जाम के लिए वो बच्चे एलिजिबल है। यस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हो वो बताने के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। यस, अब इस स्कॉलरशिप एग्जाम में एक पैटर्न है बेटा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होती है और 75 ऑब्जेक्टिव्स के 2 पेपर्स रखे जाते हैं। यस, और इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स, हम उसके बारे में डिटेल देखेंगे बेटा, देख लीजिए। ये ऐसा पैटर्न है एग्जाम का, इसमें 2 पेपर रखे जाते हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, अगर आप CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, इन केस आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी और थर्ड लैंग्वेज मराठी। ये जनरल में बात कर रहा हूँ। अगर कोई हिंदी मीडियम या फिर अदर कोई मीडियम का बच्चा है
उसकी फर्स्ट लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट कि बाबा जो जनरली होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। इंग्लिश, और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज मराठी। इररिस्पेक्टिव जो सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम से बच्चे बिलोंग करते हैं बेटा, उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज मराठी और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आप देखोगे ये दोनों पेपर 1.5 आवर के होते हैं बेटा। लैंग्वेजेस में टाइम कम लगता है और लैंग्वेजेस का टाइम आप मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हो। लैंग्वेजेस का टाइम आप मैथ्स में यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट वाला पॉइंट रहेगा। यस, और थर्ड लैंग्वेज सेम उसके साथ में इंटेलिजेंस टेस्ट, तो थर्ड लैंग्वेज का टाइम भी आप इंटेलिजेंस में यूटिलाइज कर सकते हो। यस, देख लीजिए। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल। ये 5 से 7 साल जो अभी नए पैटर्न पेपर हुए बेटा, उसको ऑब्जर्व किया है तो 30% एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक लेवल पे आपके होते हैं, 40% मीडियम क्वेश्चन आते हैं और 30% हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको फेस करने होते हैं। तो इजी मीडियम हार्ड का एक बहुत प्यारा सा कॉम्बो इस एग्जाम में आपको फेस करना होता है, ठीक है। सर इतनी टफ एग्जाम में हम कैसे क्रैक करेंगे? देखिए बेटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है स्मॉल एम इज अ क्राइम, तो हमको करना है तो बड़ा ही करना है। यस, तो वन एंड मोर एग्जाम, वाडिया कॉलेज पुणे ये एग्जाम कंडक्ट करता है बेटा, MTSC महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। 8, 9, 10 के बच्चे इसको देते हैं बेटा। चलिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि बाबा 8, 9, 10 जैसा स्कॉलरशिप में था वैसे ही है, गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग होने चाहिए। बाकी स्कॉलरशिप के लिए एक ऐसी बात है कि बाबा स्कॉलरशिप जो है वो स्कूल से आपकी होती है, ये MTSC आप एक्सटर्नली भी भर सकते हो इसके फॉर्म वगैरह, बाकी उसकी डिटेल बताई जाएगी आपको। अब MTSC का जो पैटर्न है बेटा, ये 3 घंटा विदाउट एनी ब्रेक, वो भी 3 घंटा था पर उसमें ब्रेक था। यहाँ पे विदाउट एनी ब्रेक बोलना जरूरी है क्योंकि मैट का एक 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 90 मिनट्स। सैट में 3 पार्ट है बेटा, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, 40-40-20 मार्क्स। ये 180 मिनट्स तक आपको पेपर देना है, पर एक कंटिन्यूस में देना है, मतलब मैट का होने के बाद तुरंत में। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि वो मैट का सेट में टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मैट का पेपर हमने काफी लेंदी भी होता है। यस, चलिए नेक्स्ट, सिलेबस फॉर MTSC एग्जामिनेशन। साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स जो स्टेट बोर्ड का है बेटा, ये कंप्लीटली आपका सिलेबस रहेगा फॉर MTSC। यस, आपको मतलब अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको एक बार उसका जो सोशल साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा। साइंस मैथ्स तो काफी हद तक सेम होता है। यस, यस, ओवर टू यू चेतन सर। यस सर। थैंक यू नवीन सर। जैसे अभी आपको नवीन सर ने बताया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में और MTSC एग्जाम के बारे में, आप लोगों के मन में शायद कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स इसके रिलेटेड आ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये बात को कि आपके मन में कोई ना कोई डाउट आया होगा। हम आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, बट पहले आप लोग सभी एक पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और आपके क्वेश्चंस लिख लीजिए। आप आपके क्वेश्चंस रेडी रखना, जब अपना FAQ सेशन होगा, मतलब जब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, तब हम आपके सारे क्वेरीज के आंसर दे देंगे। आगे NSTSC एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए मैं अर्चना शेलके मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। अर्चना मैम। Yes, good evening, sir. Thank you, sir. Good evening to all of you once again. So here we are talking about this exam which is known as the NSTSE. The abbreviation of this is National Level Science Talent Search Examination. तो बच्चों देखिए, ये 8th स्टैंडर्ड का काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिकॉज इसमें जो है मैथ्स और साइंस के सारे कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। इस एग्जाम से आपको आपके फंडामेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है, so that it will be really helpful for you for the next competitive examination जो आपको आफ्टर 10th 12th देने हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट किया जाता है बाय द यूनिफाइड काउंसिल। ठीक है, इस एग्जाम का जो एनालिसिस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। इसमें सिर्फ ना कि आपको रैंक बताया जाता है, बट अलोंग विद दैट आपका सब्जेक्ट वाइज रैंक, देन आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। सो दिस एग्जाम इज रियली वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब इस एग्जाम का जो हम पैटर्न देखेंगे, तो ये एग्जाम जो है ये CBSE सिलेबस को मेनली फॉलो करता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड जैसे कि ICSE है या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट जो है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में मेनली आपको मैथ, साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछा जाता है।
Next slide, sir, please. Some technical errors are there. Just wait for a minute. Okay, sir, we can do. Eligibility of this exam is that student from 2nd to 12th standard, वो इस exam को conduct दे सकते हैं, sorry, they can appear for this examination. But when we talk about this 12th standard, 11th and 12th, तो एक चीज इसमें mention करना चाहूंगी कि PCB and PCB इस ग्रुप के बच्चे जो है ये एग्जाम दे सकते हैं. This exam is not for the PCMB and for the commerce student. इस एग्जाम की जो अवार्ड्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है. इसमें अगर आप देखोगे कि अगर आपका 100% आता है तो फर्स्ट जो अवार्ड प्राइज है इसका दैट इज ऑफ 2 लाख. इसके अलावा आगे स्टेट वाइज रैंक्स एंड एवरीथिंग आर देयर. व्हेन वी गो फॉर दिस सिलेबस तो मैंने आपको बताया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है, पेपर पैटर्न कैसे होता है. तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट. तो मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स. साइंस की बात करेंगे तो साइंस में 3 सेक्शन आते हैं, वी ऑल नो, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो फ्रॉम ईच सेक्शन यू विल बी हैविंग 10 क्वेश्चंस एंड ईच कैरिंग 10 मार्क्स. ठीक है. सो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया. बात आती है देन क्रिटिकल थिंकिंग. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग में 5 क्वेश्चंस आते हैं which carries 5 marks. तो इस तरह से टोटल हमारे क्वेश्चंस जो बन गए हैं that is 60 questions and उसके लिए मार्क्स रहेंगे 60 marks. So time will be allotted, that is the 1 hour, 60 minutes. तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि हमें हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 ही मिनट मिलने वाला है. सो पेपर सॉल्व करते समय हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना काफी जरूरी है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग दिस एग्जाम की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. ठीक है. तो आपके पास एक काफी अच्छा स्कोप है टू क्रैक दिस रिजल्ट. व्हेन वी गो फॉर द नेक्स्ट कि ये एग्जाम कब रहती है. अब एग्जाम का डेट पता होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या टाइम स्लॉट हमें अवेलेबल है. तो देखिए बेटा, एग्जाम के 2 डेट्स होते हैं एज पर द रजिस्ट्रेशन. ठीक है. एक जो होता है कि अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करते हो तो उन बच्चों के लिए एग्जाम अलग से होगा, या फिर स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो वो एक एग्जाम का डेट अलग हुआ. तो टोटल 2 डेट्स है हमारे पास. फर्स्ट डेट दैट इज ऑन 22 जनवरी 2022 ऑन सैटरडे, और सेकेंड डेट जो होता है दैट इज द 31 जनवरी 2022 ऑन संडे. तो काफी अच्छा समय हमारे पास है. सो डेफिनेटली अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो इन सभी चीजों के बारे में अवेयरनेस लेके, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रैक दिस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्चना मैम. बेटा आप लोगों ने अभी सभी लोगों ने, मैं पेरेंट्स स्टूडेंट सभी से बोलता हूँ, अभी देखिए ये प्रेजेंटेशन का प्लीज आप फ्लो ध्यान में ले लीजिए. पहले हम आपको एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और फिर हम एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों से बात करेंगे. अभी आपको जैसे हमने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में नवीन मोर सर ने बताया, NSTSC के बारे में अर्चना शेलके मैम ने बताया. अब मैं देवदत्त झा सर को इनवाइट करना चाहता हूँ जो आपको IMO एग्जाम के बारे में बताएंगे. ये सारे एग्जाम्स आप लोग 8th स्टैंडर्ड में दे सकते हैं, तो प्लीज आप लोग इस एग्जाम्स के बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए. गुड इवनिंग झा सर. यस सर, थैंक यू सर. गुड इवनिंग एवरीवन. तो अभी हम लोग बात करेंगे IMO एग्जाम के बारे में. इस IMO एग्जाम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम होता है, और ये एग्जाम जो है 4 सेक्शंस में वर्क करता है, जिसमें पहला सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट वन मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और एवरेज अचीवर्स सेक्शंस, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इसमें अगर हम बात करते हैं, ये टोटल जो एग्जाम है 60 मार्क का है और यहाँ पर 1 आवर लगता है. यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है. इसी तरीके से अगर हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं और यहाँ पर भी पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है. सिमिलरली अगर हम लोग एवरीडे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं और यहाँ पर भी इस हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 नंबर का होता है. जबकि अगर हम लोग अचीवर सेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है. इस तरीके से अगर हम लोग पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करें तो ओवरऑल हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं और इनका मार्किंग जो है 60 होता है. तो हमें ये सारे क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट करने होते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
इसके अपने सिलेबस की। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस पैटर्न्स के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, लेवल 1, लेवल 2 और अचीवर सेक्शन। लेवल 1 में हमारे पास जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रनिंग क्लास का और एक आपके प्रीवियस क्लास का। रनिंग क्लास का मीन्स जो करंट क्लास है उसका सिलेबस आपका 60% होता है, जबकि जो प्रीवियस क्लास है उसका सिलेबस हम लोग 40% लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग 8th क्लास का एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो 8th क्लास का सिलेबस होगा वो 60% होगा, बाकी 40% जो सिलेबस होगा वो 7th क्लास का होगा। सेम केस जब हम लोग सेकेंड लेवल की बात करते हैं तो सेकेंड लेवल में जो भी सिलेबस होगा वो कंप्लीटली करंट क्लास का ही होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग अचीवर सेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस आपके क्लास के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अपने डेट्स की। तो जो IMO एप्लीकेशंस हैं तो ये आपका एग्जाम डेट के लगभग 30 दिन पहले हमें इसकी डेट का पता लग जाता है, और यहाँ पर IMO लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम है वो नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है और इसका रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड लेवल की बात करते हैं तो उसका एग्जाम आपका फरवरी टू मार्च होता है और इसका रिजल्ट आपका मार्च या अप्रैल में आ जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू चेतन सर, ओवर टू यू। थैंक यू झा सर। जैसे अभी झा सर ने आपको IMO एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, हम एक और एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझते हैं, दैट इज NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड। और ये एग्जाम की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं अमरेंद्र भट्ट सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अमरेंद्र सर। या थैंक यू चेतन सर, एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों पहले देखो, अभी तक सभी टीचर्स ने आपको एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल में सारी चीजें बताई है ना। तो वैसे ही एक हमारा एग्जाम NSO बोल के भी होती है, जिसको अपन नेशनल साइंस ओलंपियाड एक्चुअली बोलते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत एग्जाम पैटर्न्स के बारे में पहले बता दूं, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं इस पेपर के अंदर। सबसे पहला तो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं, बराबर है। हर क्वेश्चन के पीछे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, तो इस हिसाब से 10 मार्क्स दैट इज अलॉटेड फॉर लॉजिकल रीजनिंग। फाइन। उसके बाद फिर हमारी साइंस सब्जेक्ट आती है, और जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि एक मेजर पोर्शन है, मतलब इसमें लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो साइंस के अंदर जैसे कि फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। वैसे फिलहाल अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, तो अभी आपके पास एक कंबाइंड बुक रहती है, एक ही साइंस की बुक रहती है जिसमें सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहते हैं ना। बट जैसे कि अभी अपन DFC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप सपोज हमारे साथ अगर जुड़ते हो तो DFC में क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए ना एक एक्सपर्ट टीचर है, राइट। जैसे कि साइंस का ये जो 3 पार्ट है, इसमें फिजिक्स के लिए एक अलग टीचर है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, बायो के लिए अलग है। तो बेसिकली वो आपको काफी डिटेल में ये चीजें बता सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारा एक मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा इस पे समय देने की जरूरत है ना। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है दैट इज योर अचीवर सेक्शन, राइट। और नाम से ही समझ में आता है इसकी हेडिंग से, राइट। अचीवर्स मतलब देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, राइट। बट हर क्वेश्चन 3 मार्क्स अपने आप में कैरी करता है। तो वेटेज वाइज अगर मैं देखूं, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स को क्या करते हैं, लेके आते हैं। तो कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसके आपके 60 मार्क्स अलॉटेड होंगे उनके लिए। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा दैट इज ओनली 1 आवर। ओके, तो अगर आपको 1 घंटे में अगर ये सारी चीजें अगर करनी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, बराबर है। प्रॉपर टाइम टू टाइम आपका प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फाइन। अब ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर खैर चीजें आपको दिख रही है ना। बट यहाँ पे अपन एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो NSO एक ऐसी एग्जाम है, पहली बात तो कि ये काफी रेपुटेटेड एग्जाम है, राइट। और ये हमारे 3 डेट्स में अलॉटेड होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इज द लास्ट वीक ऑफ नवंबर में एक रहती है, देन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड देन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, है ना, आप अपने डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर है। और फिलहाल क्योंकि अभी ये मई का महीना है, राइट, तो हमारे पास अभी भी लगभग 6 महीने हैं and 6 months that are more than sufficient to prepare for this particular examination. इस 6 महीने में आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, ठीक है।
अब जैसे अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा है कि सर क्या एनएसओ देना ही चाहिए, क्या जरूरत है इसकी, तो ये बेसिकली आपको पहली बात तो आपको प्रिपेयर करने में मदद करेगी। कल को फिर जब आप अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगी, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 8th की जो हमारे डीएफसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो बैचेस हैं, तो रेगुलर बैचेस तो है ही, बट उसके साथ साथ हमने एक एडवांस बैच भी पैरेलली रखी हुई है। एडवांस बैच का ये फायदा है कि वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सिखाई जाती हैं, उसी पैटर्न पे आपके टेस्ट लिए जाते हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये कुछ मेरे लिए नया है ना, आपको सारी चीजें जानी पहचानी लगनी चाहिए, ठीक है। और देखो एडवांस बैच में आने का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो 8th स्टैंडर्ड से, पक्की बात है। तो जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आप बाकी के और भी नेशनल लेवल के रेपुटेड एग्जाम्स के लिए जब आप अपीयर होने जाओगे, जैसे कि पीआरएमओ का एग्जाम हो गया, दैट इज योर प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये भी बहुत अच्छी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देन आईजेएसओ, दैट इज इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो ये सारे जो एग्जाम्स है उनके लिए आप ऑलरेडी 8th में क्या कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, है ना। मतलब ऑलरेडी उसका 20-30% ना आप सिलेबस 8th में एडवांस बैच में आप कवर कर चुके रहो। तो ये एक्चुअली इसका फायदा है एडवांस बैच में हमारे साथ जुड़ने का, और उसके लिए हम सारे के सारे डीएफसी स्टाफ मेंबर, फैकल्टीज, हम सब आपके साथ हैं, हम साथ में मिलके ये सारी चीजें माइलस्टोन कवर करें। ओके, नेक्स्ट वन इज होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। ये भी एक्चुअली एक अच्छी और बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेपुटेटेड एग्जाम है ना, और काफी बच्चे हर साल ना इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और अच्छे मार्क्स और रैंक्स लेकर आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे हमारे 8th के एनएसओ एग्जाम के रिगार्डिंग एक्चुअली हम सारी बातें कर रहे हैं, तो अगर आप 8th एनएसओ का अगर प्रिपरेशन अगर आप करते हो हमारे साथ मिलकर, राइट, तो ऑलरेडी आप होमी भाभा यंग साइंटिस्ट एग्जाम के 40% सिलेबस को ऑलरेडी आप 8th स्टैंडर्ड में कवर कर रहे हो। कुल मिला के एक्चुअली बात यही है। तो आगे चल के आपको 9th स्टैंडर्ड में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, तो इन चीजों का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, एंड आप हमारे साथ बने रहें, बाकी के और भी एग्जाम्स के बारे में हमारे कलीग्स आपको और भी डिटेल में बताएंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। ओके, थैंक यू चेतन सर। थैंक यू अमरेंद्र सर। बेटा अब हमने आपको सॉरी मेरे मुंह से वो बेटा निकल गया, बट सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स को हमने ये बता दिया कि अलग अलग एग्जाम्स कौन से हैं, या एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं, बट अच्छे एग्जाम्स कौन से हैं जिनके प्रिपरेशन से बच्चों का एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप होगा। और अब इसकी बात करते हैं कि डेवलप करने के लिए या ये एग्जाम का प्रिपरेशन का अपने को इसके लिए क्या क्या करना है। आपने देखा होगा सारे एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट अभी बहुत कॉमन था, लॉजिकल रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द हार्ड नोट इज कि ये सब्जेक्ट स्कूल सिलेबस में नहीं है, बट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब्जेक्ट है सारी। यकीन मानिए, ऐसा नहीं 8th के, 9th ले लो, 10th एनटीएससी ले लो, आप लोग एमबीए एंट्रेंस कैट ले लो, बैंकिंग एंट्रेंस ले लो, आप क्लैट लॉ एंट्रेंस ले लो, आप कोई भी एंट्रेंस ले लो, ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका प्रिपरेशन के लिए 8th एकदम बेस्ट स्टैंडर्ड है जहां से ये शुरू हो सकता है। ये सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं हमारे मेंटल एबिलिटी के जो हेड है संकेत लाहोटी सर, उनको इन्वाइट करता हूँ। संकेत सर। Thank you so much, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सर ने कहा, आप जितनी भी एग्जाम्स देते हो, यस, वहां पे आपको ये मैथ जरूर मिलेगा, 100% मैथ मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे मेंटल एबिलिटी ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, नाम अलग अलग रहेंगे। जैसे आप स्कूलिंग में 8th स्कॉलरशिप में आपने जैसे देखा तो उसको मैथ नाम दे दिया, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एमटीएससी में उसको मैथ नाम दे दिया। लेकिन जैसे आपने एनएसओ देखा, आईएमओ देखा, एनएससीसी देखा, यहाँ पे इसको लॉजिकल रीजनिंग नाम दे दिया। यस, मेंटल एबिलिटी स्कूलिंग में इसको बोला जाएगा, लेकिन जैसे आप हायर एग्जाम्स देखेंगे, यूपीएससी हो जाए, यूपीएससी में इसको सीसैट बोलेंगे। सीसैट इज नथिंग बट मैथ, मेंटल एबिलिटी अगेन। बैंकिंग में जाएंगे तो इसको लॉजिकल रीजनिंग बोला जाएगा। कैट में जाएंगे इसको लॉजिकल रीजनिंग बोला जाएगा। क्लैट जैसे सर ने बोला, क्लैट का जो एग्जाम होता है लॉ एंट्रेंस, उसमें भी आपको लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट डेफिनेटली देखा जाएगा। यस, हाँ, अब ये जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज द यूज?
क्यों ये सब्जेक्ट हम लोगों ने क्यों पढ़ना चाहिए, और इतनी सारी एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट क्यों, आपका सोचने का तरीका, यस आप कैसे सोचते हो और आपने कैसे सोचना चाहिए, यस आप चीजों को कैसे जज करते हो, इवैल्यूएट कैसे करते हो चीजों को, यस इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया। एक और चीज, यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपको विदाउट वर्ड नंबर्स लेकर के दिए जाएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल जो है सिर्फ डायग्राम दे दी जाएगी, आपको सोचना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो टाइप वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या बनेगा, तो इसलिए आपको क्या करना होता है, आपको चीजें यूजुअलाइज करनी होती है, आपको चीजें इमेजिन करनी होती है, तो जितना आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रहेगा उतना ही आप उसके करेक्ट आंसर दे पाएंगे, इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, आपका यूजुअलाइजेशन पावर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए। यस, अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्कॉलरशिप और एमटीएससी, क्या इंपॉर्टेंस है, आप ये जो चीजें अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, आप लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप जितने करने वाले, जितने हम आपको डीएफसी में करवाएंगे, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज यूपीएससी में देखने को मिलेंगे, चाहे आप एमपीएससी वाला पेपर देख लो, आप आईआईएम से जो आप एमबीए जाएंगे दैट इज कैट, वो एग्जाम में देख लो, या बैंक पीओ देख लो, वेरियस जितनी एग्जाम्स है वहां पे आपको जो है ये जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप में या एमपीएससी में, यस सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी एमपीएससी में देखे जाएंगे। अब इस सब्जेक्ट का क्या यूज है, क्यों क्यों करना चाहिए, यस तो आगे हम जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरने वाले आफ्टर 10 आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, यस उसके लिए अभी से आपका जो है बेस स्ट्रांग हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका साथ में कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा। यस ना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड दिख रही होगी, दैट इज व्हाट डीएफसी's करियर फाउंडेशन कोर्स, जो 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया। इसको क्यों डिजाइन किया गया, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए, जितनी एग्जाम्स होती है, यस यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट जो मैं अगर मैथ की बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्पेशली जो है हमारे फाउंडेशन कोर्स में इसको हम लोगों ने ऐड किया है। यस, अब आपका स्कूलिंग तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साथ में जो आप आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसका भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। जो एग्जाम आपके सामने है, आईआईटी है, नीट है, सिविल सर्विसेज दैट इज यूपीएससी, अगर आपको एमबीए करना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है दैट इज एमबीए, आपको डिफेंस में जाना है तो एनडीए है, किसी को बैंकिंग सेक्टर में काम करना है उसके लिए बैंकिंग वाला एग्जाम है। तो ये आपका अभी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा ये करियर फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया है। ना, कोर्स कंटेंट मतलब क्या, सिंपली यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो सबसे पहले आपका आएगा मैथमेटिक्स, यस फिर फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब साइंस आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये यहाँ पे रहने वाला है। महाराष्ट्र का एक ऐसा इंस्टीट्यूट डीएफसी जो स्पेशली मैथ के आपके क्लासेस लेगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स के क्लासेस होते हैं, वैसे ही हमारे पास मेंटल एबिलिटी दैट इज मैथ के सेपरेट बैचेस होंगे, सेपरेट क्लासेस रहेंगे, सेपरेट मटेरियल रहेगा, सेपरेट डाउट सेशंस रहेंगे, मतलब इसको इक्विवेलेंट जो है अदर सब्जेक्ट के जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेल डिजाइन सिलेबस, यस ये कंटेंट का पार्ट है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी हम लोगों ने स्टार्ट की है जिसका नाम दिया है लर्न विद फन एक्टिविटी। ना, लर्न विद फन एक्टिविटी नाम क्यों दिया गया, जैसे यार आप देखते होंगे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में ना एक छोटा सा प्रेशर होता है, जब वो किसी भी चीज के बारे में प्रिपरेशन करेंगे ना तो छोटा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, विदाउट टेकिंग एनी बर्डन, यस आप लोगों को चीजें सीखनी है, कैसे सीखनी है, आप उसको हंसी मजाक में हंसते खेलते ये चीजें सीखेंगे, इसलिए इस एक्टिविटी को क्या नाम दे दिया, लर्न विद फन नाम दे दिया एक्टिविटी को। यस, लर्न विद फन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डीएफसी ने 4 to 10 टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं, यस वहां पे हर वीक में 4 से 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के नॉलेज शेयर किया जाएगा। यस, आपको भी अगर लगता है आप लोगों ने इस एक्टिविटी में जो है आप लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सभी के लिए फ्री है, तो सिंपली आपको एक काम करना है, आपके चैट बॉक्स में अभी नंबर आ गया है डीएफसी हेल्पलाइन का 9225318727, इस नंबर पे आपकी डिटेल्स सेंड कर दो, डीएफसी आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करेगा, वो लिंक से आप लोग जो है लर्न विद फन एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ही सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप सभी के साथ इसको शेयर करना है। यस, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप जो है लोगों से बांटना है, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू चेतन सर।
थैंक यू संकेत सर। आप सभी लोगों ने अलग अलग एग्जाम्स कौन सी दे सकते हो ये आपने देख लिया। अलग अलग एग्जाम का सिलेबस क्या है ये आपने देख लिया। एग्जाम की डेट्स या फिर टेंटेटिव डेट्स क्या है ये भी आपने देख लिया। बट सिर्फ एग्जाम का फॉर्म भरना या एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन होना, इससे एग्जाम क्रैक तो नहीं होगा। यकीन मानिए नहीं होगा। पेरेंट्स के मन में और स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है, ये होगा कैसे? ये एक प्लान अपने को बनाना है। ये सिर्फ 8th के लिए नहीं है। यकीन मानिए 8, 9, 10th, 11th, 12th, 8 तो शुरुआत है, बट 8th के आगे एकेडमिक्स फ्रंट पे जो स्टूडेंट सिंसियर हो जाते हैं या स्टूडेंट्स जो अपने आप को सिंसियरिटी की तरफ, कंसिस्टेंट की तरफ लेके जाते हैं, वही लोग इसके आगे इसको क्रैक कर पाते हैं। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक स्टूडेंट का रोल जिनका पढ़ने का काम, एक पेरेंट्स का रोल। जनरली पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा रोल कैसा? यकीन मानिए पेरेंट्स और टीचर्स ये कॉइन के 2 फेसेस के जैसे हैं, जो साथ तो नहीं आ सकते लेकिन अलग अलग भी नहीं हो सकते। आइए मैं ये तीनों रोल्स के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ, ताकि अपने स्टूडेंट्स को अपन मदद कर सके, आप और हम मिलकर उनका एक फ्यूचर जो एकदम ब्राइट की तरफ लेकर जा सके, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट रोल के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली बात, उनका डेली शेड्यूल। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का एक शेड्यूल होना चाहिए। सॉरी, एक शेड्यूल अपने को बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर मिनट का शेड्यूल बनाइए, बच्चे छोटे हैं, मैं मानता हूँ ये बात को अभी, लेकिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एटलीस्ट बच्चा सोएगा कब और बच्चा उठेगा कब, बच्चे के क्लास के टाइमिंग्स क्या है और बच्चे के स्कूल के टाइमिंग्स क्या है। द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बच्चे को खेलना जरूरी है, टाइम टू टाइम सोना जरूरी है, एक सफिशिएंट नींद जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो एकेडमिक्स भी जरूरी है। एक शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल से ही जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है, दैट इज क्लास एटीट्यूड। अगर बच्चा एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेगा तो उसका क्लास में एटीट्यूड अच्छा रहेगा। मैं इस बात को भी इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ, आप सबने बाहुबली मूवी देखी है क्या? तो आप सब 90-95% स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ये बोलेंगे हाँ देखिए। और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो शायद आप सबके पास इसके आंसर्स भी होंगे। और यकीन, मेरे ख्याल से ये मूवी आपने कुछ 1 साल, 1.5 साल या 2 साल पहले देखी होगी, तब भी आपको याद है। द रीजन इज एटीट्यूड, द रीजन इज कॉन्सेंट्रेशन। आपने कितना कॉन्सेंट्रेशन से वो मूवी देखा था। वैसे ही अगर आपका रोज का शेड्यूल अच्छा होता है तो आपका क्लास में एटीट्यूड अच्छा होता है, आपका क्लास में कंसंट्रेशन अच्छा होता है। और जितना आप क्लास में कंसंट्रेट करेंगे उतना आप अच्छे से सीख सकोगे। जब आप अच्छे से सीखोगे तभी आपको पढ़ने की इच्छा होगी। आपको टीचर्स होमवर्क देंगे, जो मेरा 3rd पॉइंट है, आप वो होमवर्क को सॉल्व करोगे। अगर लेकिन आपका क्लास में एटीट्यूड अच्छा नहीं, अगर आपका शेड्यूल अच्छा नहीं, मान लो आप बहुत सोशल नेटवर्किंग में टाइम पास कर रहे हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा कम पढ़ाई की तरफ है, तो आपका डिस्कशन पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीजों को होगा, तो क्लास में मन नहीं लगेगा। और क्लास में मन नहीं लगेगा तो होमवर्क कैसे जमेगा? आपको डे टू डे पढ़ने की आदत लगानी है, मतलब आपको डे टू डे पढ़ने के बाद जो होमवर्क दिया जाता है वो सॉल्व करने की आदत लगानी है। होमवर्क करते समय आपको डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स आपको निकालने हैं। और जब डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे तब आपको वो डाउट्स पूछने हैं। या फिर आपको, अगर आप डीएफसी ज्वाइन करते हो, हम सब डीएफसी की तरफ से, तो अगर आप डीएफसी ज्वाइन करते हो तो आप अपने डाउट्स गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर सकते हो, आप हेल्पलाइन पे पोस्ट कर सकते हो, जिसका सोल्यूशन हम आपको 24 आवर्स में पहुंचा देंगे। लेकिन आपको एक डेली शेड्यूल बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, ताकि आपके जब क्लास के टाइमिंग हो आपका सफिशिएंट रेस्ट हो सके, ताकि क्लास में आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे आप होमवर्क अच्छे से करोगे, जब आप होमवर्क अच्छे से करोगे तो आप डाउट्स अच्छे से निकालोगे, और जब आप डाउट्स अच्छे से निकालोगे तभी तो आप डाउट सेशन में अपने क्वेश्चंस रेज करोगे। हम आपको 1-to-1 डाउट सेशन भी देंगे, हम आपको क्लासरूम पे सॉल्यूशंस भी देंगे। हम लोग आपको पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग के लिए पर्सनलाइज हेल्पलाइन नंबर भी प्रमोट करते हैं। अगर आप उस पर एसएमएस करते हो तो हम 24 आवर्स में उसके भी सोल्यूशन आपको देते हैं। देन फॉर स्टूडेंट प्रिपरेशन अच्छे से हो गया, फिर आपको रिवीजन के लिए अच्छा करना है, क्योंकि टेस्ट के पहले का रिवीजन बहुत जरूरी रहेगा, और उसके बाद आपको टेस्ट एनालिसिस करना है।
डीएफसी या आपके इंस्टीट्यूट या आपके स्कूल जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट एनालिसिस में आउट ऑफ आउट स्कोर ही आना चाहिए, ये तो डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे। लेकिन टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पेपर में जमना चाहिए, और अगर आपको नहीं जमा तो आप क्या लैक कर रहे हो उसको एनालाइज करना जरूरी है। क्योंकि जब आप एनालाइज अच्छे से करोगे तब आपके प्रॉब्लम्स, जब आप मेकआउट करोगे कि आपके एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, टीचर्स आपको उसका सोल्यूशन देंगे, पेरेंट्स आपको उसका सोल्यूशन देंगे, और जब अपन वो सोल्यूशन पे काम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगला टेस्ट होगा अपन इंप्रूव करेंगे, उसका अगला टेस्ट होगा अपन और इंप्रूव करेंगे। ऐसा करते करते जब तक अपना फाइनल एग्जाम तक अपन पहुंचेंगे, अपन एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ चुके रहेंगे। तो स्टूडेंट रोल में मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आपका स्केड्यूल, आपका क्लास में एटीट्यूड, आपका होमवर्क करने का टाइमिंग, डाउट्स पूछना बहुत जरूरी है, और टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये सब पॉइंट स्टूडेंट्स रोल के अंदर हम आपको बोलना चाहेंगे। अब आते हैं पेरेंट्स रोल की तरफ। पेरेंट्स रोल में जनरली पेरेंट्स सोचते हैं सर हमारा क्या काम है, स्टूडेंट ने क्लास कर दिया, हमने क्लास लगा दिया, क्लास कर दिया, होमवर्क भी कर दिया, डाउट भी पूछ लिया। बट पेरेंट्स का ये काम जरूर है कि जो स्केड्यूल बच्चों ने बनाया था, जो स्ट्रक्चर बच्चों ने बनाया था, क्या वो बच्चों ने फॉलो किया? क्या आपके या हमारे किसी ऐसे काम के कारण, या हमारे फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, गेट टुगेदर, या बच्चे के बिहेवियर के कारण वो स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है? हमको ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो स्केड्यूल अच्छे से फॉलो करेगा तभी वो फ्रेश रहेगा, तब उसका अटेंडेंस रेगुलर रहेगा, वो बीमार कम पड़ेगा, उसका अटेंडेंस अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर क्लास में सो जाता है बच्चों का तो फिर उसको अगला दिन कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वन डे इट्स अ मिस, नेक्स्ट डे इट्स अ लॉस, क्योंकि चीजें सब कनेक्टिंग है। अगर वो एक चीज मिस करेगा तो अगले दिन वो कैसे सीख पाएगा? अपने को ये बात भी देखना पड़ेगा। इसलिए अपने को उसके स्केड्यूल को मॉनिटर करना है, अपने को उसके अटेंडेंस को मॉनिटर करना है। अब उसके बाद अपने को मॉनिटर करना है सेल्फ स्टडी चार्ट। अब ये क्या है, हमारे डीएफसी के जो डायरेक्टर है काबरा सर और काबरा मैम, इन्होंने एक यूनिक क्रिएशन किया है, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट। ये कुछ हिसाब किताब जैसा है, जैसे अपन अपने फाइनेंसेस का रखते हैं वैसा ही ये कुछ है, बस ये पढ़ाई की अकाउंटेबिलिटी। पढ़ाई की अकाउंटेबिलिटी कैसे? आपको रोज अपने एक स्टूडेंट के साथ, एक अपने बच्चों के साथ 5 से 10 मिनट का वक्त निकालना है। इतना ही वक्त आपसे मांग रहे हैं। हम जानते हैं आप बहुत बिजी हो और आपको अपना भी एक रूटीन होता है जो फॉलो करना होता है, बेसिक नेसेसिटीज होती है, लेकिन अगर आप ये फॉलो कर पाते हो तो आप बच्चों को मॉनिटर कर सकते हो। कुछ हमारा जो सिलेबस है हमने उसका लिस्ट बनाया है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको चार्ट में भी पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का टॉपिक है दिख रहा होगा। आपको बस बच्चों को ये पूछना है, बेटा ये आपको पढ़ाया क्या? पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आपने स्कूल टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ा के, तो अगर पढ़ा तो आपको समझा के, क्योंकि पढ़ाने के बाद बच्चे जब खुद पढ़ेंगे तभी उनका एग्जैक्टली मेकआउट होगा उनको समझा है कि नहीं समझा है। फिर जो डीएफसी ने आपको बुकलेट दिया आपने वो सॉल्व किया, आपको डाउट्स आएंगे, आपने डाउट्स का लिस्ट बनाया है, और बस आपने डाउट्स पूछे क्या, आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, आपको उनके डाउट सॉल्व नहीं करने हैं। हम लोग सब डाउट्स वगैरह सब सॉल्व करके देंगे, बट अपने को ये जरूर देखा है कि बच्चे ने वो पूछा क्या, पूछने के पहले बच्चों ने वो पढ़ा क्या। ये सब ध्यान रखने के लिए एक मॉनिटरिंग चार्ट बना है। ये चार्ट पे सब कुछ ग्रीन होना चाहिए। देखिए 2 कलर होते हैं, रेड और ग्रीन। रेड आर प्रॉब्लम्स, ग्रीन आर सॉल्यूशन। अगर सारे गैप्स लास्ट में ग्रीन हो जाते हैं तो अपने को ये यकीन आ जाएगा कि बच्चों ने वो टॉपिक पूरा थरली प्रिपेयर कर दिया है। और जब आपको ये ध्यान में आएगा कि बच्चे ने वो टॉपिक बहुत थरली प्रिपेयर कर दिया है, तो फिर आपको बस ये देखना है कि टेस्ट के पहले बच्चे ने वो टॉपिक को रिवाइज किया क्या। हमारा एक यूनिक टेस्ट का साइकिल है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। हम लोग टेस्ट तो लेते ही है, वो तो सभी लेते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट भी हमारे ऐप पे प्रमोट करते हैं। तो जब बच्चा आपको बोलता है कि मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एग्जाम्पल है ये टॉपिक का नाम, ऐसे हर टॉपिक के टेस्ट रहेंगे, तो आपको उसको बोलना है बेटा डीएफसी के ऐप पे जाके टेस्ट दिया। तूने टेस्ट दिया क्या? हाँ, क्या स्कोर आया? चलो भाई 20 मार्क का टेस्ट था, उसको 12, 13, 15, 18 मार्क। बेटा 2 मार्क क्यों कम आए? जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है आपने देख लिया क्या, आपको अपनी गलती समझ में आ गई क्या? अपने को सिर्फ एनालाइज करना है उसको, ताकि उससे कोई मिस्टेक हो रही है या वो कहीं कम पड़ रहा है तो अपन उसको मॉनिटर कर सके, उसको अपन रेक्टिफाई कर सके, और रेक्टिफाई करते ताकि जब तक हम उसका मेगा टेस्ट लेंगे तब तक वो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर मेगा टेस्ट में कोई गलती हुई है क्या, वहां पे अगर कोई, या स्कूल के एग्जाम में कोई गलती हुई है क्या, फिर उसको रेक्टिफाई करे, ताकि जब फाइनल एग्जाम आएगा, चाहे आईएमओ बोलो, एनएसओ बोलो, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बोलो, एनएसटीएससी बोलो, एमटीएससी बोलो, कोई भी एग्जाम है,
तो अपने को देखना है कि तब तक अपने स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये स्टेयर्स के जैसा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगला प्रॉब्लम इमर्ज होगा, अगला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगला प्रॉब्लम इमर्ज होगा, बट प्रॉब्लम्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, अपन लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, और करते 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 जब अपन फाइनल एग्जाम की तरफ जाएंगे तब अपने को देखना है कि अपने स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा है। ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप करने का एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है जो अपने को एज से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन एज से इम्प्लीमेंट करेंगे तब 9th में आदत लगेगी, 9th में इम्प्लीमेंट करेंगे, 10th में सक्सेस की तरफ जाएंगे, और 10th में सक्सेसफुल बनेंगे तो अपन 11th 12th में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम डीएफसी के रोल की तरफ। हमारा क्या रोल है, हम कैसे आपकी मदद करेंगे। हमने आपको कोर्स बता दिया, हमने आपको पैटर्न बता दिया, हमने आपको मार्क्स बता दिए, हमने स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए ये भी बता दिया, और आपने क्या करना चाहिए हमने ये भी बता दिया। तो हम कैसे अब मदद करने वाले, हमने सारे एग्जाम्स को ध्यान में रख के सबसे पहले तो एक वेल प्लान्ड कोर्स डिजाइन किया है। साइंस और मैथ्स आपके लिए 2 सब्जेक्ट होंगे, पर साइंस में हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। मैथ्स खुद एक इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मेंटल एबिलिटी जैसे संकेत सर ने भी आपको बताया, एक मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग अप्रोच हम स्टूडेंट्स का बना के देंगे आपको। उसके लिए हमने एक वेल प्लान्ड कोर्स बनाया। थ्रू आउट द ईयर ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे, बट पढ़ाते टाइम हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो फैकल्टीज है, जो हमारे वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज जिसमें इंजीनियर्स, IITians, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे जो हमने फैकल्टीज का ग्रुप बनाया। हमारे पास एक मैथ्स का टीम, एक फिजिक्स का टीम, बायो केमिस्ट्री के, सबके सेपरेट टीम्स है। जब आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे से सीख सकोगे। जब कोर्स प्लान रहेगा, टीचर्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। फिर हमने हमारा एक बहुत ही बढ़िया इस एग्जाम्स को ध्यान में रख के स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है, जिसको प्रॉपर बुकलेट एडमिशन के टाइम पे हम आपको दे देंगे, ताकि जब आपको टॉपिक सिखाया जाए आपके पास पढ़ने के लिए बुक्स रहे। टेक्स्ट बुक के साथ साथ अगर आप ये मॉड्यूल पढ़ते हो और सॉल्व करते हो तो आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी डेवलप होगा, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए धीरे धीरे तैयारी शुरू भी कर लोगे। ये टेस्ट साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया है। जैसे हम प्रैक्टिस टॉपिक होने के बाद प्रैक्टिस टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट होने के बाद हम मेगा टेस्ट भी लेते हैं, और मेगा टेस्ट लेने के बाद भी हम आपको जो भी डाउट्स हो उसको पर्सनलाइज गवर्न करते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया था स्टूडेंट्स रोल के अंदर, पेरेंट्स को बताया था डाउट्स पूछने के लिए, अब मैं डीएफसी की तरफ से बताता हूँ, आपको सिर्फ हमको डाउट्स पोस्ट करना है। आप गूगल क्लासरूम पे करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमको पर्सनलाइज टीचर को व्हाट्सएप कर, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर पे भी आप अगर डाउट्स पोस्ट करते हो, अपार्ट फ्रॉम पर्सनलाइज गवर्निंग, हर बैच को एक गवर्नर होता है। उसके बावजूद अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों के ये डाउट्स बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, आपको सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर पे हमको एसएमएस करना है। कोई फैकल्टी रिलेटेड क्वेरी आपके मन में आ जाए, या आपके मन में कोई भी क्वेरी आ जाए, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर डायरेक्टली हमारे जो डायरेक्टर्स है वो गवर्न करते हैं, हम आपको 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, हम आपको 24 आवर्स में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, और आपके बच्चों के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बोलते हो सर ये बिट पूरा ही एक सीखना है, 1-to-1 पर्सनलाइज डाउट सेशन के लिए हम सेशन का टाइमिंग देंगे। बच्चों को अलग से, जब फिजिकल था हम बुलाते थे, पर्सनलाइज टाइम देते थे। अब जब से कोविड का पैंडेमिक है तो हम जूम पे पर्सनलाइज एक एक स्टूडेंट को टाइम दे देते हैं, जिसके जो डाउट्स है वो हम सॉल्व करवा के लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मानना है स्टूडेंट्स के डाउट्स पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, स्टूडेंट के मन के सवाल नहीं खत्म होंगे, तब तक स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उसको पढ़ाएंगे हम, एनालाइज भी आपको करना है, हम लोग डाउट सॉल्व करके देंगे, आपको फिर एनालाइज करना है। आपको सिर्फ उनको पूछना है कि बेटा आपका ये अच्छे से पढ़कर हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों पेरेंट्स और टीचर्स जब साथ आ जाएंगे तब स्टूडेंट्स ग्रूम होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने ऐसा गेम प्लान बनाया जिसमें हमने पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल और स्टूडेंट्स का रोल आपको बताया है। भाई इस तरीके से हम प्रिपरेशन करवा सकते हैं और करवा के भी देते हैं। हमारे पास 3000 स्टूडेंट्स का बेस है, इसी पैटर्न से हम लोग चल रहे हैं, और इसी पैटर्न से चलते समय आप हमारे रिजल्ट्स भी देखिए, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हम हर साल 8 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप MTSC में डिलीवर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारे साथ जुड़े हैं। ये लास्ट ईयर के हमारे कुछ रिजल्ट्स है।
सार्थक जोल स्टेट रैंक 7 था और वेंकटेश थोटे स्टेट रैंक 10 था। ये स्टूडेंट्स भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, तो मैं सार्थक को इनवाइट करना चाहूंगा। सार्थक सार्थक का कोई नेट इशू आया है, आप वेंकटेश को इनवाइट कर लीजिए। ओके ठीक है, सार्थक जैसे ही ज्वाइन करता है मैं आपको उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगाऊंगा। आई होप आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ रेडी भी है। इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ टर्न करेंगे, बट पहले मैं वेंकटेश को इनवाइट करता हूँ। वेंकटेश आप अपने आप को अनम्यूट करिए। वेंकटेश, am I audible वेंकटेश आपको? Yes, sir. Am I audible and visible? ठीक है वेंकटेश, आप बात कर सकते हैं, मैं म्यूट करता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। वेंकटेश टोटे स्टेट रैंक 10। So, good evening, everyone. My name is Venkatesh, and I'm from Buddha International School, and I'm a state rank merit holder. So, as many of you know, that this exam's name is scholarship. It's शायद कुछ टेक्निकल इशू आया है, तो वेंकटेश शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। सार्थक आप आ गए हो क्या मीटिंग में? सार्थक, Sir, am I audible? yes you are audible, yeah you can speak now. Okay. So, as many of you know, it's a pretty famous exam. So, I'm here to share my experience, personal experience about this exam. So, it's a very I would like to recommend this exam to every student in 8th, as it's very beneficial for kickstarting your 9th standard and for your NTSC exam. So let's get to the syllabus. Syllabus is pretty straightforward: maths, math, English, and Marathi. 150 questions split into 2 papers, and each question is for 2 marks. So now let's get to the syllabus. So as you know, each of you must have the official book of MSc Pune, the scholarship exam. And yeah, so when I was in DFC, my math got covered by regular syllabus by sir. So it's a pretty nice experience, and I would like to recommend this book by Manish Patodekar. It's a math textbook. It will be very helpful for your scholarship exam. And my language was very weak, so I joined the extra class. Very helpful. So yeah, it was a pretty nice experience. I had approximately 5 full syllabus tests and chance of silly mistakes. So please avoid that. And yeah, so it's a pretty easy paper. Remember, the questions will always come from where you least expect them from. So don't take too much pressure. Even 3 to 4 hours of studying daily will get you to the merit list. And yeah, just don't take pressure. So I hope this will help you, and I will stop here as I think the DFC team has something to share with you. Thank you, Venkatesh. Sarthak? Sarthak? Yes, sir. Okay, now you can speak. Sarthak Zol, state rank 7. Hello, sir. Yes, sir. Good evening, all my dear friends. My name is Sarthak Nanasaheb Zol. Currently, I am studying in 10th standard. I secured 7th state merit rank in government scholarship examination in 8th standard. I truly believe that I could achieve this because of DFC's support, my parents' will, and my self-study. I also learned that before studying for the exam, study the exam itself, which the DFC is doing too. This simply means to understand the syllabus, selection criteria, and paper pattern before appearing for the exam. DFC helped me through this too. Before starting the course of any specific examination, DFC thoroughly explains the syllabus, subjects involved, and paper pattern of the respective exam to all the students in detail. Moving forward towards the government scholarship examination, it involves a large part of mathematics
and mental ability test. Both these subjects involve a similar pattern of logical of both these subjects. This will surely improve your logic, which will help you in your main exams. I solved many questions of these two subjects during preparing for my exam. Moreover, government scholarship exam also has language as a considerable section. Language plays a decisive role in this exam. These languages include Marathi and English. Language comprise of comprehensions, grammar, and writing skills. I referred Navneet publication books for government scholarship language section. These publication books have updated detailed syllabus, mark distribution for government scholarship exam. Especially for language vocabulary, DFC provides needed material time to time. I strongly suggest you to solve previous year question papers as they may contain probable sets of questions. It will to enhance your sitting capability as well as it will educate you regarding your status of progress. It will tell you about how much more efforts you will have to give to get to the desired result. DFC has designed a specialized app for monitoring the studies of individual students. This app also has practice tests on each specific topic, which can prove very helpful while studying at home. Moreover, DFC also conducts mock tests of government scholarship examination. These mock tests are they contain the same pattern, syllabus, and time limit as the main exam, so that can be very helpful too. These mock tests helped me to monitor my progress and mistakes too. I believe they will help you too. I followed a simple technique to cover up the syllabus of the exam, and that is daily-based planning and effective execution. This means I used to plan the topics which were supposed to be completed the following day. I used to accomplish my daily plans, and slowly but steadily I finished the syllabus 1 month before the date of exam. I suggest you to set daily plans and complete them accordingly. I could have done better, but silly mistakes pulled me back. Adding to them, I didn't practice math the way I could. It remained a fallback for me. I suggest you to learn from my mistakes and avoid them. Lastly, I would like to thank DFC for giving me an opportunity to talk to you and present my experiences. I wish you all the best for your future and upcoming exams. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sarthak. Thank you, Sarthak. Thank you, Venkatesh. हमारे डिस्ट्रिक्ट रैंक, स्टेट रैंक के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, but these were the best results जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे. ओके, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिसके जवाब हम लोगों को देने हैं. कुछ FAQs हमने भी आपके लिए रेडी किए हैं, जो फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सामने आते हैं. तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस के आपके लिए आंसर्स देते हैं और फिर हम आपके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका एक एक करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे. फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, नवीन सर. यस सर. सर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. ओके, तो मैं मीनवाइल जो पहला FAQ है मैं आपके लिए पूछता हूँ और उसका आंसर भी आपको देता हूँ. कैन अ CBSE स्टूडेंट अपीयर फॉर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन? द आंसर इज यस. आप कोई भी बोर्ड को बिलोंग करो बेटा, स्टेट बोर्ड, चाहे ICSE बोर्ड, चाहे इंटरनेशनल बोर्ड, आप स्कॉलरशिप एग्जाम, आप MTSE एग्जाम, आप NSO, IMO, NSTSE, आप सारे एग्जाम्स दे सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड. इनका सिलेबस फिक्स है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इनका एग्जाम बोर्ड से कंसर्न नहीं है. आप कोई भी बोर्ड्स को बिलोंग करो, आप एग्जाम दे सकते हो, राइट. अब आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर नवीन सर प्रोवाइड करेंगे. नवीन सर. यस सर. थैंक यू सर. बेटा बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर कट ऑफ मार्क्स क्या है स्कॉलरशिप एग्जाम की, या स्कॉलरशिप एग्जाम का कहाँ से जजमेंट लेंगे कि बाबा स्कॉलरशिप एग्जाम हमने क्रैक किया नहीं. तो एक लास्ट 3 से 4 साल का रिजल्ट जो आया है बेटा, वो कंसिस्टेंटली 160 to 180 मार्क्स, 300 में से 160 to 180 मार्क्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप क्वालिफाई करने के लिए.
देखिए बेटा, मैं स्कॉलरशिप क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। 160 to 180 मार्क्स ये बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दी क्वालिफाइंग द एग्जाम। डिस्ट्रिक्ट रैंक आपको 220 से मिनिमम 240, 220 से 240, 250 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप आराम से डिस्ट्रिक्ट रैंक क्रैक कर सकते हो। और फॉर स्टेट रैंक पर्पस, जैसे अभी आपको जो 2 अचीवर्स दिखे हमारे, वो स्टेट रैंक पर्पस के लिए आपका स्कोर मिनिमम 250 प्लस आना चाहिए। इट मे वेरी अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। कभी कोई साल में बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आया होगा तो हो सकता है आपका 270 पे भी स्टेट रैंक में आए, तो डिपेंड करता है। बट नॉर्मली आपको 180 प्लस ये कट ऑफ स्कोर आपको याद रखना है, और फॉर स्टेट रैंक पर्पस 250 260 आपको क्रॉस करना है। देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम जो है वो फरवरी में होती है, व्हेन इज द राइट टाइम। देखिए बेटा, एक कबीर जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इट सेज दैट कि भैया कभी भी, इट इज द राइट टाइम टू राइट नाउ, स्टार्ट राइट नाउ। आपको जब भी करना है, आपका स्टार्ट करने टाइम जब आपने सोचा तब से स्टार्ट करना है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपका एम बड़ा रखोगे आप। अगर यही आप 2-3 महीने के बाद में स्टार्ट करते हो तो आपका एम ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। और स्मॉल एम इज अ क्राइम, एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेड। तो हमको बिल्कुल स्मॉल एम रखना नहीं है बेटा, आज से ही लड़ जाना है, भिड़ जाना है, ताकि एमटीएससी के लिए भी, स्टेट रैंक के लिए आप तैयारी कर सको, आप स्टेट रैंक स्कॉलरशिप के लिए भी तैयारी कर सको, और आप अच्छे रिजल्ट में सिक्योर कर सको। यस, ओवर टू यू चेतन सर। फॉर फर्दर क्वेश्चंस आप चेतन सर की जो आईडी है, मोर में जाके चेतन सर, चेतन ललवानी, उस पर आप आपके क्वेश्चंस मैसेज कर सकते हैं। 3 डॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बेटा, उन 3 डॉट पे जाओगे तो मोर का एक ऑप्शन आता है, मोर में चैट का ऑप्शन, वहां चेतन ललवानी की आईडी पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो। कोई भी डाउट्स अगर आपको है और कुछ पूछना है आपको एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो बेटा। yes. देखिए बेटा, ये देखिए आप सभी लोग, ये पैनलिस्ट डिस्कशन सेशन था। पहले हमने आप सभी को जनरल इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के रिलेटेड सब कुछ बता दिया। अब आपके मन में जो भी सवाल है आप एक एक करके हमसे पूछिए। आपको चैट बॉक्स में चेतन ललवानी पे लिखना है कि आपको क्या डाउट्स है, जो भी हमारे को लगता था, जो FAQs जो हमको लगता था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके हमने आंसर दिए आपको। अब आपके मन में जो भी आप लिख कर भेजिए, तो मैं प्रॉपर पैनलिस्ट आपके लिए अलॉट कर दूंगा, वो पैनलिस्ट आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। मीनवाइल जब तक आप लोग क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचते हैं, तब तक ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अभिनव वजय ने लिखा है, व्हेन इज द एग्जाम आई जॉइन द मूवमेंट। विच एग्जाम? हर एग्जाम अलग अलग टाइम पे होता है, मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है? आप कौन से एग्जाम के बारे में पूछना चाह रहे हो, मेरे को कब है? ओके, विशाल खंडेलवाल की यहाँ से मेरे को एक मैसेज आया है। मैसेज ये है, क्लास 8 स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर विच ऑल एग्जाम्स। तो जो एग्जाम्स हमने आपको बताए सर, वो सारे एग्जाम्स के लिए 8 का स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, MTSC, NSO, IMO, सारे एग्जाम्स के लिए, NSTSC, ये सारे एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट एलिजिबल है। इज ही एलिजिबल फॉर NTSC एग्जाम? ऐसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, बट नॉट इन 8th स्टैंडर्ड। NTSC एग्जाम्स आर फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो जब आपका स्टूडेंट 10th में चले जाएगा तब वो NTSC के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभिनव वजय का क्वेश्चन है मेरे लिए, स्कॉलरशिप एग्जाम। नवीन सर, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, व्हेन इज स्कॉलरशिप एग्जाम? देखिए बेटा, जब पैंडेमिक नहीं था उस टाइम पे जो आइडियल एग्जाम डेट होती है वो 2nd या 3rd संडे ऑफ फरवरी होता है। बट ड्यू टू पेंडेमिक इस साल 2021 की जो एग्जाम है वो अभी वापस से उन्होंने मई में पोस्टपोन की है। हो सकता है वो आगे और पोस्टपोन हो जाए, पर नेक्स्ट ईयर अगर पेंडेमिक नहीं होता है, सब सही से चलता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटा 2nd और 3rd वीक ऑफ फरवरी, जिसमें हम स्कॉलरशिप की एग्जाम एक्सपेक्ट करते हैं। यस। नेक्स्ट डाउट है अदिति मिटकरी का। नेक्स्ट डाउट है अदिति मिटकरी का, व्हेन इज द IMO एग्जाम? देवदत्त झा सर, प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, व्हेन इज द IMO एग्जाम?
यस सर। अब बेटा तो जो IMO एग्जाम है वो आपका फर्स्ट लेवल नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है, जिसका रिजल्ट आपका जनवरी में आ जाता है। सेकेंड लेवल की अगर हम लोग बात करें, ये एग्जाम आपका फरवरी और मार्च के बीच में होता है, और इसका जो है रिजल्ट वो मार्च या अप्रैल में आ जाता है। थैंक यू सर। ओके, आई होप अदिति आपको आपका आंसर मिल गया होगा। स्मिता जाधव, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये है, व्हाट इज द फॉर्म फिलिंग डेट ऑफ स्कॉलरशिप एग्जाम? इट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड मैम, बट जब भी ये हमारे सामने आएगा, मतलब जब भी डेट्स आएंगे, जनरली अगस्त सितंबर में एग्जाम के फॉर्म्स आउट हो जाता है, तो हम आपको तब इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन बुक्स विल बी अवेलेबल इन मार्केट फॉर स्कॉलरशिप? मैं इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ बेटा आपको, कि स्कॉलरशिप में मार्केट में अभी भी बुक्स अवेलेबल है, आप जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप DFC ज्वाइन करते हो तो आपको DFC के ही मॉड्यूल सफिशिएंट होंगे प्रिपरेशन के लिए, तो आपको उसके अलावा कोई प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप बुक्स कब मार्केट में आएंगे पूछते हो, तो बुक्स तो अवेलेबल है, जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब आप जाके परचेस कर सकते हो। नवीन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। स्टूडेंट नेम इज हिशम अली खान, 14 इयर्स, जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला था वो 14 इयर्स टू कंप्लीट ऑन विच डेट फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम? अभी 14 इयर्स बेटा, जब आप 8th का एग्जाम दे रहे हो, मतलब ऑन दैट डेट, मतलब आपका फेब में जब एग्जाम होगा उस टाइम का आपका 14 कंप्लीट होना चाहिए, या 14 आपका रनिंग होना चाहिए, एज पर योर जो डेट ऑफ बर्थ है आप दिया होगा आपने, आपके स्कूल में जो दिया होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, उसके हिसाब से आपका 14 रनिंग और 14 कंप्लीट होना चाहिए बेटा। दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आप एग्जाम दे सकते हो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, सर फॉर फाउंडेशन कोर्स आर बुक्स डिफरेंट? बेटा इफ यू ज्वाइन रेगुलर फाउंडेशन, मतलब आप यही स्कॉलरशिप और स्कूल सिलेबस, स्कॉलरशिप एग्जाम, MTSC, NSTSC, IMO, ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो हमने कोर्स ही ऐसा डिजाइन किया है कि आप अगर हमारा मॉड्यूल पढ़ते हो तो आपके सारे एग्जाम्स के लिए एक ही बार में प्रिपेयर हो जाओगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि सर आपने 8th के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, आप 5th के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? मैम एक्चुअली सिलेबस स्कॉलरशिप का तो यही है, बट 5th का एक अलग सेशन ऑलरेडी रन हो रहा है। अगर आप वो अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि आपने 8th का अटेंड किया है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, हेल्पलाइन नंबर पे आप SMS डाल दीजिए, हम आपको उस वेबिनार की पूरी लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि आप वो लिंक पे जाके वो वेबिनार भी, जैसे 8th का वेबिनार है, वो देख सको। ठीक है? ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास आगे भी। नवीन सर, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सर, कैन आई प्रिपेयर फॉर स्कॉलरशिप, IMO एंड ISO एट वन टाइम इन DFC? yes beta, you can prepare for IMO and scholarship and ISO at one time, NSO। रीजन उसका ऐसा है बेटा, देखो स्कॉलरशिप में डेली, मतलब आपका DFC में जब आप आते हो, हमारा साइंस का जो सिलेबस है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर NSO एग्जाम, और IMO और जो स्कॉलरशिप का मैथ्स है इसमें 19-20 का फर्क होता है बेटा। मतलब IMO में पैटर्न चेंज होता है और कुछ क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, और वही स्कॉलरशिप में कुछ चीजें नहीं पढ़ने को मिलेगी आपको। तो ऑल एंड राउंड हमारा जब सब्जेक्ट बना हुआ है बेटा, ऑल इन, इसमें ऑल इन वन आपको सब चीजें कंपाइल करके हम लोग सिखा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और दोनों की जो टेस्ट सीरीज होती है अपनी, वो डिफरेंट होती है। मतलब IMO के रिगार्डिंग टेस्ट अपन डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, और स्कॉलरशिप के फुल पैटर्न पेपर डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी दोनों प्रिपरेशन सेपरेटली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस। ओके नवीन सर, बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप सबको ये बात इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि कल से हमारी 8th स्टैंडर्ड की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप वो बैच, मैंने डिटेल्स चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया आपको, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पहले 10 दिन डेमो लेक्चर्स कर सकते। डेमो मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते नहीं है, हम कोर्स ही पढ़ाएंगे, बट आप बिना फॉर्मेलिटीज करे भी वो क्लास कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ID पासवर्ड नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप कल से ज्वाइन कर सके, राइट? मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक स्टूडेंट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which books do we buy? You don't need to buy any books if you join DFC. Along with textbook, if you solve DFC booklet, it would be sufficient.
समीक्षा का क्वेश्चन है, कैन वी गेट DFC ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर? यस, यू कैन गेट समीक्षा DFC ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, लेकिन आपको लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड लगेगा समीक्षा, और उसके लिए जब वो हम पर्सनलाइज हमारे ही स्टूडेंट्स को देते हैं, तो जब आप DFC ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। हिशम अली खान का बोलना है कि हाउ वी कैन गेट इन टच विथ यू, तो यू कैन गेट इन टच विद अस बाय द हेल्प ऑफ हेल्पलाइन नंबर। आई जस्ट प्रोवाइड यू विद हेल्पलाइन नंबर। ऐसे हमने पहले भी पोस्ट किया था, ऐसे स्क्रीन पे अभी भी हेल्पलाइन नंबर दिख ही रहा होगा आपको बेटा, बट फिर भी आपको डाउट है तो आप ये ले सकते हो। एक जन ने पूछा है कि हम जवाहर नवोदय के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? मैं आपको खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ सर। देखिए सर, कोर्स तो हमने ऐसा डिजाइन किया है जो 7th के स्टूडेंट, मतलब जो 8th या 9th में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं नवोदय में, तो अगर वो 8th का कोर्स हमारा पढ़ते हैं तो एंट्रेंस में उनको मदद जरूर हो जाएगी। अपूर्वा पाठक का नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर यू? इट विल बी इन कमिंग February. Kaustubh, from when will our DFC classes start for scholarship examination? Kaustubh, from tomorrow the batches are starting, so you can join from tomorrow. नवीन सर, एक मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर दे। यस सर। क्वेश्चन इज ऑफ समीक्षा भुसारे, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्कॉलरशिप मैथ्स, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। देखिए बेटा, मैथ्स किसी भी टाइप का रहने दो, मैथ्स में एक बेसिक फंडा होता है। जैसे बाबा, जब मैं खुद मैथ्स की फैकल्टी हूँ, तो मैं हमेशा एक बात बताता हूँ बच्चों को कि जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना बेटा, तो मैथ्स में 4 चीजें आपको देखनी होती है। वो 4 चीजों के अराउंड मैथ्स आपका घूमता है। फर्स्ट चीज है कि भैया, आप जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आप सिर्फ घर वालों के प्रेशर में आके मैथ्स पढ़ रहे हो तो बहुत गलत बात है यार। मैथ्स अपने आप में बहुत खास है, वो नंबर्स से, आपको नंबर्स से थोड़ा सा आपको लगाव होना चाहिए। यस, और वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। सर, वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप कोई बैच में आते हो, तो जब आपको चीज समझेगी और आपको सॉल्व करते आएगी। आप देखिए, आपको जो चीज आपको आती है वो करने में आपको मजा आता है, और नई चीजों से हम दूर भागते हैं। यस, तो जो चीज आपको आती है उसमें करने में मजा आता है, तो आपको जब मैथ्स आने लगेगा तो मजा आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट इंटरेस्ट, पहली चीज। सेकेंड चीज है कि भैया, मैथ्स के आपको फॉर्मूलाज कितने अच्छे से लर्न है। आपके फॉर्मूलाज, आपके टेबल्स अगर आपको जब लर्न होते हैं ना बेटा, तो कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है। और जब कैलकुलेशन पार्ट बहुत फास्ट आता है ना आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट वो ग्रो कर लेता है। यस। थर्ड चीज है कि भाई, आपको क्वेश्चन की मेथड समझ में आ रही है क्या? बहुत बार क्या होता है, हमको रोट मेथड फॉलो करने की आदत है फॉर स्कूलिंग। हम क्या करते हैं, बाबा रट्टा मेथड है, बाबा ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन ऐसा होने वाला है। पर मैथ्स ऐसा नहीं है यार, मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा। मैथ्स आपको सीखना पड़ेगा, तो रोट मेथड इसके लिए जमती नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन की मेथड समझ में आ रही है क्या, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है। जब आप ये क्यों दिमाग में आ गया ना बेटा, तो आपका मैथ्स आ जाएगा आपको। और एट लास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में आप हमेशा 3 टाइप के अप्रोच रखो दीदी। सबसे पहला अप्रोच है कि आपके जो इजी क्वेश्चन है उनको आप इग्नोर करते जाओ। हमारी आदत क्या होती है, जब हम रिपीट रिवीजन करते हैं ना, तो इजी क्वेश्चंस पे बार बार हमें नजर जाती है और हमको लगता है हमको आ रही है वो चीज। बट आपको इजी क्वेश्चन ना देखते हुए मीडियम साइज के क्वेश्चन और जो हार्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं। यस, इसके रिगार्डिंग डीएफसी ऐप पे आपको टेस्ट अवेलेबल है। आप इसके रिगार्डिंग हम वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, होमवर्क वर्कशीट्स। इसके रिगार्डिंग मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, तो सब लिख के प्रैक्टिस करो। और जो चीज आप समझती नहीं है ना बेटा, उसको पूछने की आदत डालो। एक बार आपको मैथ सॉल्व करते आ गया, मार्क माय वर्ड्स, आपका मैथ्स का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा बेटा। और सॉल्व करना कैसा, उसकी पूरी मेथड में बता चुका हूं आप। यस, ओवर टू यू चेतन सर। यस, थैंक यू। एक स्टूडेंट ने मेरे को अभी ये पूछा है कि स्कॉलरशिप एग्जाम इज फॉर क्लास 8। यस, स्कॉलरशिप एग्जाम इज फॉर क्लास 8। श्रेया, आपने पूछा है आई एम इन 8, कैन आई गिव NSTSC? यस श्रेया, आप 8th स्टैंडर्ड का NSTSC and NTSC, these are 2 separate and different exams. NTSC is given in 10th. NSTSC आप 8th में भी, 9th में भी और 10th में भी दे सकते हो। एक स्टूडेंट का क्वेरी है,
Does DFC prepare students for JNV exams? I am talking about Navodaya schools. To be very true, directly no, indirectly yes. क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका प्रिपरेशन और कोर्स सेम है, बट हम वो एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाते हैं. What is the process of admission of DFC classes, Omkar? See, if you are interested in admission, आप हेल्पलाइन नंबर पे SMS करिए, वो आपको कम्युनिकेट करके कॉल करके एडमिशन फॉर्म गूगल फॉर्म भेज देंगे और आपको फीस की फॉर्मेलिटीज कैसे फुलफिल करनी इसका भी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे. नहीं तो आप DFC ऑफिस आकर भी फॉर्म भर सकते हो. श्रेया, NST-SC के भी फॉर्म्स आते हैं, जब आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. ओके, आई होप. और मैंने एक बात बोलते बोलते ये बोली थी कि आपका कल से बैच चालू हो रहा है. एक्चुअली मंडे इज वीकली ऑफ, ट्यूसडे वी आर स्टार्टिंग. मैंने डिटेल्स में आपको पोस्ट की है बात. 18 मई से हमारे 8 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. आई होप मेरे सामने जितने भी क्वेश्चंस आए और मैंने उन सभी के आंसर्स दिए हैं. DFC का कोर्स का जो पैटर्न है वो भी बहुत यूनिक है. पहले हम 18 मई से 16 जून तक ट्यूसडे टू सैटरडे हर रोज 3 आवर्स क्लास लेंगे. उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जून से हम लोग वीकली 6 आवर्स ही पढ़ाते हैं बच्चों को. हमारा मानना है कि बच्चों को इतना पढ़ाकर भी ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है बहुत अच्छे से, और बच्चों को सेल्फ स्टडी को टाइम मिलना चाहिए, ना कि बच्चों ने क्लासेस में बहुत टाइम देना चाहिए. आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचाए हैं. और भी किसी के मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. मैं अभी भी ट्यून्ड हूं. मैं आपके और हमारी जो टीम है वो आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए रेडी है. आप बिल्कुल पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो. अगर आप सबके मन में कोई भी और सवाल है तो यू कैन जस्ट आस्क अस. सर रिगार्डिंग 8th एडवांस बैच, रोहन ने पूछा है, इज इट फ्री सर? नो रोहन, इट इज नॉट फ्री. बट पहले आप 8 to 10 लेक्चर्स 8 to 10 डेज डेमो क्लासेस बोल के आप देख सकते हो. पढ़ाएंगे हम आपको, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा. डेमो लेक्चर्स मतलब ऐसे डेमो के सेशंस नहीं लेते हैं, कोर्स ही पढ़ाते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको 8 दिन या 10 दिन के बाद जो भी हमारी फीस की फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने जो आया है, व्हाट इज द फीस ऑफ DFC कोर्स? बेटा आप ये हेल्पलाइन पे पोस्ट कर दीजिए, आपको इसके डिटेल्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं. वन टाइम आप भरते हो तो, इंस्टॉलमेंट आप भरते हो तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से सेंड कर देता हूँ. इन केस आपका कोई भी फीस से रिलेटेड क्वेरी है तो आप उस पर बात कर सकते हैं. और आपको किसी को कुछ पूछना है? साइनाथ होपले, इनका एक SMS है कि शेड्यूल ऑफ क्लास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. अभी तो ऑनलाइन ही है सर, ऑफलाइन की कोई परमिशन नहीं है. तो ऑनलाइन का भी ऐसा है कि 18 मई से 16 जून तक ट्यूसडे से सैटरडे शाम को 4:30 से 7:50 तक 3 आवर्स का क्लास होगा. और बाद में देखते हैं ऑफलाइन मोड आता है क्या. अगर ऑनलाइन मोड ही रहा तो उसके टाइमिंग्स आपको तब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. उसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके पास बैचेस के. आपको जो सुटेबल टाइमिंग है आपके स्कूल, आपके स्केड्यूल, आपके जो सेशंस है उसके रूटीन आप ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो आई होप और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि और कोई दिख नहीं रहा है. आप बिल्कुल चैट बॉक्स में अभी भी लिख सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो. आप प्लीज एडमिशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं. कल बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप उसके डिटेल्स अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं. वो नोट डाउन ID पासवर्ड आप कर सकते हैं. परसों से 4:30 बजे हमारा टाइमिंग एकदम शार्प है. आपने आज भी देखा होगा कि हमने एकदम शार्प टाइम पे सेशन स्टार्ट किया है. एक जन सिर्फ सर लिख के भेज रहा है. बेटा आप ऐसे लिख के भेजोगे तो मैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दूंगा. एक स्टूडेंट ने लिखा है, सर मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ. बेटा ये सेशन 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है. अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो मैं आपको उसके भी डिटेल्स बता देता हूँ. 9th का वेबिनार हम लोगों को ऑलरेडी 4:30 से 6 हो गया है. अगर आप वो वेबिनार देखना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन पे SMS कर दीजिए, मैं आपको उसका लिंक भिजवा दूंगा और आप उसके लिंक से उसके बारे में ज्वाइन कर सकते हैं.
Samiksha, where is your main branch? Main branch Samiksha is in Aurangabad, Maharashtra, Aurangabad. Maharashtra, Aurangabad is our main branch. No बेटा, can you only modules of DFC for scholarship? The answer is no. हम बहुत पर्सनलाइज रखते हैं, हम हमारे मटेरियल को ऐसे आउट नहीं करते, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने डिजाइन किया है. तो once you enroll and go with us, then we'll provide you with material. It's applicable as well as for test series. मतलब जो DFC के टेस्ट होते हैं वो भी हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं. श्रेया, बैचेस भीड़ में नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक ऑनलाइन बैच 8th स्टैंडर्ड की हमेशा रहेंगी, तो आप भी कल से ज्वाइन कर सकते हो. थ्रू आउट ईयर आपको ऑनलाइन में आप एनरोल कर सकते हो. स्वप्निल ने पूछा इज देयर ब्रांच इन जालना? यस स्वप्निल, जालना में हमारा ब्रांच है डीएफसी का. अगर ऑफलाइन चालू होता है तो आप जालना में अटेंड कर सकते हो. मीनवाइल अभी तो ऑनलाइन शुरू है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो. समृद्धि ने पूछा इज देयर एनी प्रिपरेशन फॉर मेडिकल फ्रॉम क्लास 8? समृद्धि, अगर ऐसे बोलूं तो नो, बट ऐसे बोलूं तो हाँ. इसका मतलब ऐसा है बेटा, देखो जब हम आपको साइंस अभी से पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जब आप उसको आपको फाउंडेशन कराएंगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे डीएफसी के साथ, तो आपका जो इन हाउस नॉलेज है उसको रिलेटेड वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको जो आगे मेडिकल स्ट्रीम चुननी है उसमें मदद हो जाएगी. इसका एक और नाम है बेटा फाउंडेशन, दैट इज नीट फाउंडेशन. आईआईटी और नीट फाउंडेशन बोल के भी हम इसी को बोलते हैं, जिसको हमने नाम करियर फाउंडेशन कोर्स दिया है. एक स्टूडेंट ने पूछा इज देयर ब्रांच इन धुले? तो नो, आंसर इज नो बेटा, देयर इज नो ब्रांच इन धुले, बट आप वही ऑनलाइन बैच है, आप थ्रू आउट द ईयर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो. बेटा हम ऑफलाइन में जितना सपोर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट सपोर्ट हम ऑनलाइन में भी करते हैं. और किसी के मन में कोई सवाल है? जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए, एक स्टूडेंट ने फिर से फीस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैं आपको फिर बोलूंगा बेटा, देयर आर मेनी ऑप्शंस इन फीस. one time payment, installment payment, so there are different options for online, offline. For all the details you can all communicate to our helpline number 922-531-8727. Yes, we have branches in Aurangabad. We have 4 branches in Aurangabad. When it was offline, one was at Patton Gate, one was at Dargah, one was in Sidco, and one was at Delhi Gate. So we have 4 different branches in Aurangabad. The main branch, the office of DFC is at Aurangabad, Maharashtra, Patton Gate. So I hope we have answered all your questions, and I hope आप definitely परसों से हम लोगों के साथ ज्वाइन करोगे. आईडी और पासपोर्ट के डिटेल्स आपने हमसे ले लिए होंगे. Once again, I thank you from team DFC. I thank all of you from attending the session. I hope आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा. आप आपके एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पे शेयर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ SMS. और आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप ये हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर सकते हैं. आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न रहा, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल, इमीडिएटली. Our batches are starting day after tomorrow, Tuesday. ID and passport details we have already shared with you, and any other help you can contact on our helpline number. Okay. Thank you. बहुत लोगों ने ये रिप्लाई करा है. Very nice session. I'm very thankful to all of you for listening to us, for giving us your time, and I thank team DFC also कि आप लोगों के पैनल सेशन से सभी स्टूडेंट्स को बहुत मदद हो पाई है.